तो जरा सा मुझे इनलाइटन करो इस चीज के ऊपर कि तुम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। बेसिक तुम लोगों ने अभी ये पढ़ लिया, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ठीक है। जनरल अभी शुरू नहीं किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हो ऐसा नहीं, अभी अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे हो, ऐसे ही है ना, इससे आगे नहीं बढ़े हो ना। अच्छा, इतना तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है। नहीं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है पता? ये पता फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है सर? ये एग्जांपल नहीं दो ना, मैं जब जानवर कहता हूँ कहते हो जैसे कि गाय, नहीं, सिंपल डेफिनेशन वो एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, ऐसा। बस मुझे इतनी डेफिनेशन चाहिए, इसी से आगे मैं लेके चलूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आओ जरा हम खुल के डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मेरे बच्चों यार क्लास में बात सुनो, हाँ मतलब माहौल बना के बैठे हो, मैं बैठा हूँ मुझे नींद आ जाए, एक लाइट खोल दो यार, है फुल एक सुकून वाला माहौल बना, ये वाला नहीं खोल रही बस, मुझे नींद आ रही थी यकीन करो, सो जाए बंदा, एसी लगा हुआ जबरदस्त मस्त। चलो चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, जल्दी 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 जल्दी। बैठ जाओ बेटा, इंपेयरमेंट ही चल रही है, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊंगा फिर, क्योंकि अभी तुम लोग ये आखिरी बैच ऐसा है जिसको हमने इस तरह फेस करना है, इसके बाद तो इंट्रो पढ़ के ही आ रहा होगा ना। अच्छा जी, तो तुम लोगों के बाकी बच्चों के तो अभी एफसी के एग्जाम होना ना, पीआरसी को एफसी का नाम दे दिया गया, ये पता ना आपको? अच्छा मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड में देखो, एक कंपनी है उसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक कंपनी उसके 3 डिपार्टमेंट्स है, एक उसकी फैक्ट्री है जहां गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी, एक उसका सेलिंग डिपार्टमेंट है। बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, हमारी क्लास में एक डेकोरम होगा, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना कोई बंदा लिखेगा नहीं, कोई बंदा डिस्कस नहीं करेगा, कुछ सिर्फ फोकस करेगा, समझ लो ना, फिर लिखने का मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है। अच्छा सर, फैक्ट्री में गुड्स बनती है, चीजें प्रोड्यूस होती है, मिसाल के तौर पर सर अगर मैं ये माइक्स बनाता हूँ सर, तो मेरी फैक्ट्री में चीज बन रही होगी, ये क्या है मेरे लिए? इन्वेंट्री। क्या ये? गुड्स इन्वेंट्री। क्यों बना रहे हो? ये बेचने के लिए बना रहा हूँ सर, ऐसा। ये चीज कहाँ बन रही है? फैक्ट्री में बन रही है। सर जब ये चीज फैक्ट्री से बन जाएगी तो कहाँ जाएगी? सेलिंग डिपार्टमेंट में जाएगी। सेलिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे क्या करेंगे? पूरा जोर लगाएंगे इसको बेचने का, ऐसा। जब ये बिक जाएगा तो हमें फिर पैसे रिकवर करने होंगे कस्टमर से, ऐसा। उसका हिसाब किताब रखना होगा, ठीक है जी, ऑडिट करवाना होगा। ये कौन करवा के देगा हमें? एडमिन डिपार्टमेंट, ऐसा। अब जरा दिमाग में दिमाग में चीज लेकर आओ, फैक्ट्री में कितने ऐसे एसेट्स होंगे जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी? अच्छा, एक प्लांट होता होगा। ये प्लांट क्या होता है सर? को पौधा होता है क्या? नहीं, प्लांट है बड़ा सर जिससे गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, और मशीनरी है सर, फर्नीचर है, और ये सारी चीजें फैक्ट्री में मौजूद है, ऐसा। अच्छा, सेलिंग डिपार्टमेंट में क्या मौजूद है? सर व्हीकल है, गाड़ियां। मैं सिर्फ कह रहा हूं दिमाग में वो एसेट्स लेकर आओ जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा। अज्यूम करो ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, यहाँ गुड्स आती हैं और आगे हमने बेचने के लिए लेके जाना। गाड़ी होंगी हमारे पास, ट्रक होंगे हमारे पास, किस चीज के काम आएंगे ट्रक? गुड्स डिलीवर करने के। और क्या होगा सर हमारे यहाँ पे सेलिंग डिपार्टमेंट में? फर्नीचर पड़ा होगा, ऐसा। इसी तरह एडमिन डिपार्टमेंट में जाओ, यहाँ कंप्यूटर सिस्टम्स पड़े होंगे, ठीक है जी, यहाँ कंप्यूटर्स होंगे, और यहाँ पर भी फर्नीचर पड़ा होगा, ऐसा। मुझे एक बात बताओ सर, इन तीनों डिपार्टमेंट्स में, तीनों फंक्शंस में ऐसे एसेट्स मौजूद है जिनकी लाइफ 1 साल से
ज्यादा, ऐसा। अब डेफिनेशन सुनना, स्टैंडर्ड कहता है जनाब वो सारे एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और वो यूज होते हैं कंपनी के प्रोडक्शन फंक्शन में, कंपनी के सेलिंग फंक्शन में या कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, इन तीनों में किसी भी जगह इस्तेमाल हो और उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक नाम दे दिया हमने इसको। इसमें फर्नीचर भी आ गया सर, लेकिन फर्नीचर तो है ही नहीं इसके अंदर, ये जनरल नाम है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आएंगे? वो तमाम एसेट्स आएंगे जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है जी। अब ये कहां पर मौजूद होंगे? चाहे वो कंपनी की फैक्ट्री में मौजूद है यानी प्रोडक्शन फंक्शन में, चाहे वो कंपनी के सेलिंग डिपार्टमेंट या सेलिंग फंक्शन में मौजूद है, चाहे वो कंपनी के एडमिन फंक्शन में मौजूद है। सर ये तमाम एसेट्स अगर इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, तो ये क्या है? ये क्या है जनाब? ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बात समझ आती है? सर 2 नंबर की आती है डेफिनेशन, ठीक है जी, 2 मार्क्स की आती है एमसीक्यू के अंदर। वो कहता है बताओ इसमें से क्या चीज गलत है। वहां तुम्हें पता होना चाहिए था, हमने एक चीज पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन ध्यान में रखनी, रट्टा नहीं मारना, ये की पॉइंट्स याद रखने। वो तमाम एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और वो यूज होते हो कहां पर? या तो कंपनी के प्रोडक्शन फंक्शन में, या सेलिंग फंक्शन में, या एडमिन फंक्शन। अब सुनना सर, एक वर्ड है इसमें प्रॉपर्टी, ठीक है जी, एक वर्ड है प्लांट एंड इक्विपमेंट, 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है जी। इन दोनों को मैं बाइफरकेट कर रहा हूं बेटा, अच्छे तरीके से दिमाग हाजिर रखना। प्रॉपर्टी में क्या आता है? 2 ही चीजें आती हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट भी है, लैंड और बिल्डिंग, बस। प्लांट एंड इक्विपमेंट में इनके अलावा बाकी सब कुछ, जैसे कि प्लांट, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि इक्विपमेंट, और जितनी चीजें व्हीकल सब यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी। और सुनना, प्रॉपर्टी में क्या आएगा? लैंड और बिल्डिंग, पक्का? अच्छा, अब सुनना अपडेटेड डेफिनेशन। वो तमाम एसेट्स जो कंपनी के प्रोडक्शन फंक्शन में इस्तेमाल होते हो, वो तमाम एसेट्स जो कंपनी के सेलिंग फंक्शन में इस्तेमाल होते हो, वो तमाम एसेट जो कंपनी के एडमिन फंक्शन में इस्तेमाल होते हो, या वो प्लांट और इक्विपमेंट जो कंपनी ने रेंट कमाने के लिए रखा हो। किसके लिए? रेंट कमाने के लिए रखा हो और इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। इसके अंदर एक चीज कवर नहीं हुई, रेंट के लिए मैंने कहा सिर्फ प्लांट और इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी मैंने नहीं कहा। जब प्रॉपर्टी रेंट पे आएगी ना, तो एक पूरा स्टैंडर्ड है अलग, वो आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है जी, वो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो पीपी में नहीं आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आएगा। अब बताओ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कौन से एसेट्स आते? वो तमाम एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ठीक है जी, या तो कंपनी के प्रोडक्शन फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, खुद इस्तेमाल कर रही है कंपनी, या सेलिंग फंक्शन में खुद इस्तेमाल कर रही है, या एडमिन फंक्शन में खुद इस्तेमाल कर रही है। और सर या तो ऐसा प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कंपनी खुद इस्तेमाल नहीं कर रही है लेकिन रेंट पे दिया हुआ है, ऐसा। अब गौर से सुनना, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है हमारे पास एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है, क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? क्या वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? हाँ है, हाँ है। क्यों? हमने कहा वो तमाम एसेट जो कंपनी खुद इस्तेमाल करे अपने प्रोडक्शन फंक्शन में। क्या इधर हमने बाइफरकेशन की कि प्रॉपर्टी अलग, प्लांट अलग, इक्विपमेंट अलग? नहीं, कोई भी एसेट हो जो कंपनी के प्रोडक्शन फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। इधर 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 प्रॉपर्टी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, हाँ, जमीन हो सकती है, हाँ, सर इक्विपमेंट हो सकता है, हाँ, और सारी चीजें हो सकती है, कोई भी एसेट एक्सेप्शन नहीं है। दूसरे डब्बे में आओ, किस चीज का डब्बा? सेलिंग डिपार्टमेंट का। क्या इधर कोई बिल्डिंग हो सकती है? हाँ। जमीन हो सकती है? हाँ। सर कोई भी एसेट हो सकता है। कोने वाले डब्बे में जाओ, इसमें भी कोई भी एसेट हो सकता है। मसला प्रॉपर्टी को निकालने का कहां पर है? रेंट के ऊपर। जब आप खुद एसेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना एसेट खरीद के किसी को रेंट पे देते हैं, तो याद रखिएगा प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में प्लांट और इक्विपमेंट तो आएगा, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी रेंटल इनकम के लिए आपने ली है वो पीपी का पार्ट नहीं है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट नहीं है। अब बताओ सर, अगर ये सारी डेफिनेशन ज़हन में हो तो मैं एक दफा रिफ्रेश कर दूं। वो तमाम एसेट्स, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे इक्विपमेंट हो, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? कंपनी के प्रोडक्शन फंक्शन, कंपनी के सेलिंग फंक्शन, कंपनी के एक पार्ट। डेफिनेशन का ये हो गया।
फिर स्टैंडर्ड ने कहा जनाब या तो एसेट आपने किराए पे दिया हो, खुद खरीद के खुद इस्तेमाल ना किया हो बल्कि किराए पे दिया हो, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं आएगी। वो प्रॉपर्टी जो रेंटल इनकम के लिए ली है वो कहां डील होगी? IAS 40 में। हमने आगे जाके पढ़ा ऐसा है। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ 4-5। मैंने एक गाड़ी ली है, खरीदी और उबर में रेंट पे लगा दी, क्या वो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? हाँ है। मैंने एक गाड़ी ली अपने सेल्स फंक्शन में लगा दी, मैंने एक गाड़ी ली अपने प्रोडक्शन फंक्शन में लगा दी, सर मैंने गाड़ी ली अपने एडमिन फंक्शन में लगा दी, सर मैंने एक जमीन या एक बिल्डिंग खरीदी प्रोडक्शन फंक्शन में लगा दी, मैंने एक जमीन खरीदी सेलिंग फंक्शन में लगा दी, मैंने एक जमीन खरीदी और बिल्डिंग खरीदी और रेंट पे दे दी। नो सर, बस एक एक्सेप्शन है, याद रहेगा पक्का, ये नोट कर लो। शाबाश। अब आइंदा के बाद एग्जाम में आ जाए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या, आपने कहा भाई वो सारे एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, या तो प्रोडक्शन फंक्शन में इस्तेमाल कर रही है कंपनी, सेलिंग फंक्शन में इस्तेमाल कर रही है, या एडमिन फंक्शन में इस्तेमाल कर रही है, या किराए पे दिए हुए अदर देन प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सिर्फ टेंजिबल एसेट्स है, अगर इनटेंजिबल है तो फिर एक अलग स्टैंडर्ड हमने देखना है, IAS 38। देखो एक चीज तो मैं बोलूंगा मैं, ठीक है, कुछ सीख के जाना मुझसे, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस सब्जेक्ट पे मेरी 16-17 साल की रिसर्च है। सीख के जाना कुछ, सिर्फ पेपर पास नहीं करना, पेपर पास हो जाएगा लेकिन चीजें सीख के जाना, ताकि तुम जाओ फर्म में जाओ, किसी जगह पे प्रोफेशनल काम करने जाओ तो तुम्हें चीजों का पता हो। ये नहीं पता हो कि यार ये सवाल एग्जाम में आया था तो मैंने कर दिया, किंग कॉन्ग लिमिटेड में करके आया, नहीं। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस प्रोफेशन में 2 तरीके के आपको टीचर्स मिलेंगे, एक वो जो जेन्युइनली आपका बेस बनाएंगे, एक वो जो आपको पास पेपर के सवाल उन्होंने खुद याद किए वो बोर्ड पे आके लिख के चले गए। सीख के जाना मेरा भाई, ठीक है। इससे आगे तुमने FAR 2 भी देखना है, इससे आगे FFR भी देखना है। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी बेस बनी हुई होगी उतनी मजबूत इमारत ऊपर खड़ी होगी। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे एक चीज ये बताओ, और तो सुनना, अच्छे तरीके से सुनना सर। सुकून आया भाई? हैं, दवाइयां ले रहा था ना, कौन था ये? कोई होगा ना, इंसान ही होगा ना, कोई जानवर का बच्चा तो नहीं होगा? अच्छा जानवर का बच्चा होगा, चलो ठीक है। अच्छा नहीं, चलो आगे बढ़ो दोस्त। सर मैं आपसे फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, और सुनिएगा दोस्त। सर मैंने एक प्लांट खरीदा, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लांट का, कहाँ होता है ये हमारी फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ है। क्या कर रहे हो इससे, करना क्या तुमने? इससे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, चीजें उठा उठा के बेचता रहूंगा, ऐसा? बेटा जो क्लास में बच्चे बैठे हैं ना, अगर मैंने ये आवाजें जो निकाल लेना इसको पकड़ लिया ना, मैं पूरा करियर खराब कर दूंगा, फॉर्म में नहीं जा पाऊंगा, करियर पूरा खराब कर दूंगा। ठीक है ना, जरा बाहर जाके ना पता कर लो कि मैं हूँ कौन, ठीक है, थोड़ा अदब, शायद माँ बाप के साथ भी ऐसी करता होगा ये बच्चा, ठीक है ना। मैंने इसलिए बोला ना कि जानवर का बच्चा है। 2 चीजें मेरी क्लास में कभी भी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काशिफ नहीं हूँ, मैं काशिफ नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एंड तक जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। एक चीज तो जब कोई लड़की सवाल पूछे, उस पर किसी ने आवाज कसी या कोई उल्टी सीधी बात की, वो दिन उस बंदे का इस इंस्टीट्यूट में आखिरी दिन होगा, और उस दिन के बाद उस बंदे से मेरी पर्सनल लेवल पे झगड़ा। ठीक है जी, मेरी अपनी 4 बेटियां भाई, मैं चाहता हूँ जब मेरी बच्ची बाहर जाए पढ़ने के लिए ना, उसको वो एनवायरनमेंट मिले जो मैं किसी दूसरे की बच्ची को यहाँ बिठा के दूँ। एक चीज का लिहाज और तमीज रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप घर से जिस भी खानदान से आ रहे हैं, यहाँ के आपने पढ़ रहे ये करना है कि आप बहुत अच्छे घर से आ रहे हैं, ठीक है जी, हम सबको पता है कि हम सब अच्छे घरों से आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना क्लास में, उस वक्त अगर किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की ना, अच्छा नसीब है तुम बच जाओगे, बुरा नसीब हुआ ना मेरे हाथ आ गए ना तुम, फिर मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम्हारा बाप करना ही क्यों नहीं, ये मैं बता दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़े जी। सर मैंने मिसाल के तौर पर एक प्लांट को छोड़ो, मैं एक गाड़ी की एग्जांपल देता हूँ। एक कार मैंने खरीदी, ठीक है जी, क्या कार अगर मैं ओवर में चलाता हूँ, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन मीट करती है? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिजनेस कर रहा हूँ सर, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अब अज्यूम करो मैंने गाड़ी खरीदी है सर से 1000 रुपए की, कितने की?
1000 रुपए की गाड़ी खरीदी, ठीक है जी। इस गाड़ी की लाइफ कितनी है जनाब? 5 साल, ठीक है जी। जब आपने गाड़ी खरीदी, आपने ये सोच के खरीदी कि इसको मैं 5 साल चलाऊंगा और 5 साल में इसका बेनिफिट ले लूंगा पूरा, डन। मुझे एक बात बताएं सर, अगर ये गाड़ी 5 साल चलती है, ऑन एवरेज एक साल में कितने की गाड़ी कंज्यूम होती है? 200 रुपए की। कैसे? हमने 1000 को डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। इसका मतलब है हर साल 200 रुपए की गाड़ी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है, ऐसा? अच्छा जी, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ जनाब, इस एसेट का कैरिंग अमाउंट, मैंने इसको खरीदा है 1 जनवरी 2019 को, बताएं इसका कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपए, ऐसा? 1000 रुपए की खरीदी गाड़ी, 1000 रुपए की। 31 दिसंबर को कितना टाइम हो गया इसको? 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। ये गाड़ी 1 साल चल गई, क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई, कितने से? 200 से। डन। कितनी वैल्यू रहेगी जनाब इसकी? 800। क्या कहूँ इस 800 रुपए की वैल्यू को? ये है मेरे पास बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी। किस दिन पे? 31 दिसंबर 2019 या 1 जनवरी 2020, पक्का? एक और साल गुजर गया सर, ये डेप्रिशिएट हो गई, कितनी? कितना रह गया? अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास 600 रुपए की कैरिंग अमाउंट है, किस तारीख को? 1 जनवरी 2021, ऐसा? ये इसकी कैरिंग अमाउंट है, ऐसा? कोई कंफ्यूजन, को मसला? ये हमारा पहला स्टेप है, हमने करते करते 21 सवालों में जाना है, तब हम पास पेपर का पहला सवाल करेंगे, ठीक है। मुझे बताओ, मेरे पास इस एसेट की बुक वैल्यू बची हुई 600, ठीक है जी। सर मुझे ये पता चला कि ये गाड़ी डैमेज हो गई है, क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। क्या हो गई जनाब? डैमेज हो गई है। मैं गया मार्केट, मैंने कहा मैं इसको बेचने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? बेचने जा रहा हूँ। तो मैंने मार्केट में इस एसेट की बोली लगवाई, मैंने लोगों से कहा कि इस एसेट को खरीदना है तो बताओ। सर इसकी प्राइस लगी से 500 रुपए। क्या लगी? 500 रुपए। ये 500 रुपए में मैं बेचने को तैयार हूं या सामने वाला खरीदना चाह रहा है? सामने वाला खरीदना चाह रहा है, मैं बेचने को तैयार, मैं भी 600 मांगू, मैं भी 700 मांगू। सामने वाले ने कितनी कीमत लगाई? याद रखना, जो सामने वाली पार्टी कीमत लगाती है वो क्या कहलाती है? बिड प्राइस या फेयर वैल्यू कहलाती है। डन। अच्छा जी, मैंने कहा यार 500 रुपए, चलो कोई मसले वाली बात नहीं है। और तो सुनना, पता ये चला कि अगर मैं इस गाड़ी को बेचूंगा तो मुझे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? क्योंकि मुझे इतना मार्केट का आइडिया नहीं है। मुझे एक ब्रोकर ने कहा मैं आपको ये गाड़ी बेच के दे देता हूं, आपको बेवकूफ बनाएंगे लोग, ठीक है जी। आपको पैसे नहीं देंगे, टोपियां देंगे आपको, आप मेरे हवाले कर दें काम, मैं आपको गाड़ी बेच के दे देता हूं, ऐसा? तो सर मैंने ब्रोकरेज पे करने का इरादा बना लिया, कितने का? 20 रुपए का। कितने का भैया? 20 रुपए का। अब बताओ सर, अगर मैं इस गाड़ी को बेचूं, मैं नेट कितने पैसे कमाऊंगा इससे? सर 480। इस 480 को हम क्या कहते हैं? इस 480 को हम कहते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू लेस 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 कॉस्ट टू सेल। बेचने पे जो खर्चा आएगा वो कॉस्ट टू सेल है। बेचने में क्या खर्चा आता है? आमतौर पर अगर हमें अपना घर बेचना होता है, क्या खर्चा क्या आता है हमारा सर? हम ब्रोकरेज देंगे सर, डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, ठीक है जी, इस तरह की चीजें होंगी। अभी हमने एक एग्जांपल देखी है कॉस्ट टू सेल की, एग्जांपल क्या है? ब्रोकरेज। सर बताओ 500 रुपए की एक चीज बेची या बेचेंगे हम, ब्रोकरेज कितने की देंगे? 20 रुपए की देंगे। अब मुझे एक चीज पता लग गई है कि मुझे इस पर्टिकुलर एसेट से मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं? 480। 480 को क्या नाम दूं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या नाम दूं? फेयर वैल्यू लेस। ये NRV नहीं है। आगे आप आगे डिफरेंस देखोगे दोनों का। ये NRV, आप 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि ये NRV, ठीक है जी। मुझे बताओ, एक ये गाड़ी बेचने जाऊंगा, कितने की बिकेगी? 500 की। सर कॉस्ट टू सेल कितने का आएगा? 20 रुपए का। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना? 480। अब मैं परेशान हो गया कि 600 रुपए वाली गाड़ी के मैक्सिमम कितने पैसे मिल रहे हैं? 480। अब मैं बेचूं ना बेचूं, बेचूं ना बेचूं, मैं सोच रहा हूं। इतने में मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है? इस गाड़ी की रिमेनिंग लाइफ कितनी है? रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल। उसने कहा 3 साल चला इसको। मैंने कहा 3 साल चलाऊं उसको? उसने कहा 3 साल चलाओ इसको। तो मैंने एस्टिमेट किया, अगर मैं इसको 3 साल चलाता हूं
तो मुझे एक अमाउंट मिलेगी, पैसे मिलेंगे, कैश मिलेगा। कितने सालों में? 3 सालों में। वो कहलाता है वैल्यू इन यूज। अगर मैं इसको 3 साल चलाऊं, बेचूं नहीं, क्या करूं? 3 साल चलाऊं, तो मुझे पता 3 साल चलाऊं ना तो मुझे 560 रुपए मिलेंगे। मुझे बताओ ये अंदाजा है या तुम्हें गैब का इल्म है? अंदाजा है ना भाई, अंदाजा है। अंदाजा क्या, अगर मैं इसको 3 साल चलाऊं तो कितने पैसे मिलेंगे? 560। थोड़े थोड़े करके 3 सालों में 560 मिलेंगे। चलाऊं या बेच दूं? चलाऊं या बेचूं? चलाऊं तो कितने मिल रहे हैं, और बेचूं तो एक बंदा जो मुंह से रोटी खाता है, ठीक है जी, वो इसको चलाएगा या बेचेगा? चलाएगा। तो इसका मतलब है सर, एक प्रूडेंट इंसान जो मतलब नॉर्मल इंसानों में आता है, वो बंदा इस गाड़ी को बेचेगा नहीं बल्कि चलाएगा, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, चला भी लूं तब भी इस गाड़ी से मुझे 600 रुपए तो रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे। कितने रुपए रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं? 560 मैक्सिमम। कितने रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारी गाड़ी जो 600 रुपए की बुक्स में आ रही है वो गलत है? आपको इसको दिखाना चाहिए कितने पे? उस अमाउंट पे जो मैक्सिमम इससे निकल सकता है। मैक्सिमम कितना निकल सकता है? गाड़ी की वैल्यू कितनी है बुक्स में? बेचूं तो कितने मिले, चलाऊं तो कितने मिले? प्रूडेंट बंदा इसको बेचेगा, चलाएगा? चलाएगा। तब भी 600 रुपए नहीं कमा पाएगा। गाड़ी में इंपेयरमेंट है कितने की? 40 रुपए की। गाड़ी में इंपेयरमेंट है कितने की? 40 रुपए की। मैं जिससे सवाल पूछूंगा बताएगा। वो जो हमारा भाई कोने में बैठा हुआ जफा, जफा ना, मुझे एक बात बताओ, वैल्यू न्यूज किसको कहते हैं? वो गाड़ी मतलब वो अमाउंट, वो कैश जो यूज करके हम जनरेट करेंगे, ऐसा? अच्छा जी, वो जो हमारा बच्चा बैठा हुआ है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? आशिक अली। आशिक अली मुझे बताओ, तो मैं आशिक भी नहीं बोल सकता, पूरा नाम लेना पड़ेगा। आशिक अली मुझे एक बात बताओ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किसको कहते हैं? लेस कॉस्ट टू सेल क्या होता है? अगर हम इसको मार्केट में ले जाके बेचें, 500 रुपए का बिकेगा, लेकिन 20 रुपए के खर्चे के बाद, तो नेट हमें कितना मिलेगा? 480। ये क्या है हमारा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। चलाऊं तो कितने मिलेंगे? 560। तो मुझे एक बात बताओ, मैं चलाऊं या बेचूं? चलाएं सर। अब सुनना जरा, आपने ये सारी जो बातें सुनी ना, आपने एक डिटेल्ड फॉर्मूला सीख लिया। और फॉर्मूला है क्या सर? हमें हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है एक एसेट जो बुक्स में रिकॉर्डेड है ना, जिस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है ना, कम से कम इतने पैसे तुम्हें मिल सकते हो। अगर मेरे पास एक इन्वेंट्री रिकॉर्डेड है 10 रुपए की, अंडा मेरे पास पड़ा है 10 रुपए का रिकॉर्डेड है, कितने पे? सुबह मैंने उठ के देखा वो टूटा हुआ है, खाने लायक भी नहीं है, बेचने लायक भी नहीं है, कितने पैसे रिकवर होंगे इससे? कुछ नहीं होगा, खत्म, जीरो, टाटा बाय बाय, ऐसा। तो अंडे को 10 रुपए पे दिखाना चाहिए मुझे? नहीं। बुक्स में जो भी एसेट आ रहा है उसको किस वैल्यू पे दिखाना चाहिए? ना 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 ना, कम से कम उस वैल्यू के ऊपर जितना वो तुम्हें कमा के या रिकवर करके दे सकता है, ऐसा। हमारी बुक्स में वैल्यू पे कितने वैल्यू पे आ रहा है? हमारी बुक्स में किस वैल्यू पे आ रहा है? 600 में। किधर गया? हाँ जी, कितनी वैल्यू पे आ रहा है? 600 पे आ रहा है। क्या 600 कमा के दे सकता है? नहीं। मैक्सिमम कितना कमा के दे सकता है? 560। इसका मतलब है सर मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रही कितने की? 600। आपको इसको कंपेयर करना पता है किससे? जी मेरा बच्चा, 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल में तुम चलाओ और फिर 3 साल बाद बेच दो, सब मिला जुला के तुम्हें 560 रुपए मिले। एक एक करके जी। 560 ऐसे आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर आप जाग गए। 560 हमने कहा 3 साल गाड़ी चलाओ, गाड़ी निकालो रोज, उबर वाले गाड़ी चलाते ना, चलाओ, घुमाओ उसको, पैसेंजर बैठाओ, पैसे कमाओ, और 3 साल बाद गाड़ी को क्या करना? बेच देना। तो तुम्हें टोटल 3 सालों में जो पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे? 560। ठीक है जी। अब बताओ इसको मैं चलाऊं 3 साल तक और 560 रुपए कमाऊं, या इसको बेच दूं? मैं भी बेचूंगा तो कितने मिलेंगे? 480। तो एक प्रूडेंट बंदा इसको बेचेगा नहीं बल्कि चलाएगा। डन? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तुम्हें बेटा? अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताओ जी, देखो डेप्रिसिएशन होता है यूज के बाद एक चीज की वैल्यू का कम होना, और इंपेयरमेंट होता है यूज के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं उसकी वजह से वैल्यू कम होना।
मिसाल के तौर पर मेरी मोटरसाइकिल है, रात को मैंने ठोक दी, नशा करके मैं चला रहा था, मार दी मैंने मोटरसाइकिल। अब सुबह आया, अब्बा ने डांटना शुरू किया, मैंने कहा डेप्रिसिएशन है, ऐसे डेप्रिशिएट हो गया, दूसरी चंड पड़नी है। क्यों? उसने कहा इसकी लाइफ 5 साल थी, 5 साल में डेप्रिशिएट होना था, मनुष्य तूने तो एक ही दिन में कर दिया। समझ आया बात? तो सर जो मेरा एसेट है वो डेप्रिशिएट होता है यूज से, बाकी किसी भी वजह से एसेट की वैल्यू गिर गई, हम उसको क्या कहते हैं? इंपेयरमेंट कहता है। क्लियर है? अच्छा जी, अब बताएं जी, इस एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है? 600। बुक्स में कितने पे आ रहा है? 600 पे आ रहा है। मैक्सिमम कितने पैसे रिकवर कर सकते हो? 560। अच्छा ये कैसे है 560? ये हमने दो चीजों को कंपेयर किया। किन दो चीजों को? सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो कितने का था? और वैल्यू इन यूज कितने की? 560। इन दोनों को हमने कंपेयर किया, दोनों में से हाईएस्ट कौन सा मिला? हमने कहा ये ही हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये रिकवर कर सकते हैं, तब हमने इसको कंपेयर किया कैरिंग अमाउंट से, तो हमें पता चला कि हम पूरे 600 अब भी रिकवर, कितने रुपए का लॉस हो चुका है? 40 रुपए का। ऐसा कितने रुपए का लॉस हो चुका है? 40 रुपए का। अब मुझे एक बात बताएं, एग्जामिनर अगर मुझे कहेगा ये इंपेयरमेंट की वैल्यू निकालनी है, मुझे कितनी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी? पहली वैल्यू कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, दूसरी वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ढूंढनी है, तीसरी वैल्यू वैल्यू न्यूज निकालनी है। ऐसा, और तब जाके आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो रिकवरेबल अमाउंट निकलेगा, और तब जाके इंपेयरमेंट निकलेगी। इसका मतलब इंपेयरमेंट के 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। आपको कैरिंग अमाउंट का पता होना चाहिए, आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का पता होना चाहिए, आपको वैल्यू इन यूज का पता होना चाहिए। मेरे बच्चों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहां से पता चलेगी? मार्केट से पता चलेगी। वैल्यू इन यूज कहां से पता चलेगी? अंदाजा लगाएंगे हम अंदाजा लगाएंगे कि हम अगले 3 साल तक इसको कितना चलाएंगे। ऐसा, कैरिंग अमाउंट कहां से मिलेगी? हमारी कंपनी की बुक्स में से मिलेगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, कैरिंग अमाउंट कहां से मिलेगी? कंपनी की बुक्स में से। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहां से मिलेगी? मार्केट से मिलेगी। वैल्यू न्यूज कहां से मिलेगी? खुद अज्यूम करेंगे कि हमें इतने इतने पैसे मिलेंगे। ऐसा, अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों चीजों के मालूम होते हुए आप ये मालूम कर सकते हो कि हमारा एसेट इंपेयर्ड है या नहीं है? इंपेयरमेंट का मतलब नुकसान, सीधा सा मतलब इंपेयरमेंट का मतलब नुकसान। एक चीज खरीदी, इस्तेमाल भी नहीं किया, फायदा भी नहीं उठाया उसका, और वैल्यू क्या हो गई? गिर गई। इस एसेट में तुम्हारे हिसाब से वैल्यू कितनी थी? 600। लेकिन अब हालात ये बता रहे हैं कि इसमें वैल्यू कितनी है सर? 560। तो 40 रुपए का क्या हुआ? लॉस हो गया। ये बात समझ आती है सर? अब बताएं आगे पूरे जो हमने काम करना है, इन 3 फिगर्स पे काम करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए हमें? कैरिंग अमाउंट। हमारे इस स्टैंडर्ड का सर 10% हिस्सा कैरिंग अमाउंट है, कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। हमारे इस स्टैंडर्ड का 10% हिस्सा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। हमारे इस स्टैंडर्ड का 80% पार्ट एक ही कैलकुलेशन की है। किस चीज की? बस ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है जी? इसको कैलकुलेट करने के लिए 10 हमने जो है वो 10 पॉइंट्स हमने याद करने। ठीक है जी? इसका मतलब है इस पूरे स्टैंडर्ड में सबसे मुश्किल चीज क्या होगी? क्योंकि ये आपने खुद असेस करनी है। ठीक है जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल असेस करने की जरूरत नहीं। क्यों? मार्केट जाओ, पता कर लो। कैरिंग अमाउंट आपको आपकी बुक से मिल जाएगी। जिस चीज को ढूंढने के लिए आपने दिमाग लगाना है, ख्वारी करनी है, वो क्या है? वैल्यू। पक्का? अब कॉपी कर लो उसको। शाबाश जी मेरा बच्चा। नहीं, 3 साल बाद मिलेंगे। कौन सी चीज? 3 सालों में मिलेंगे। ठीक है जी? 3 सालों बाद नहीं मिलेंगे। ठीक है जी? थोड़ा ऊपर कर दूं, ऐसे ऐसे। जी मेरा बच्चा, एक चीज तुम बेचने जा रहे हो, कितने की बिकेगी? कितने पैसे देगी तुम्हें? ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फॉर्मूला किस चीज का? नहीं, एनआरवी थोड़ा सा बड़े हो जाओ तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ, तो समझाऊं, समझ लोगे। एक अंडा मैं मार्केट में ले जाके बेचूं ना, 10 रुपए का बिकेगा, ये इसकी फेयर वैल्यू है। लेकिन मेरा आपके साथ एक अग्रीमेंट है कि अगले 10 साल तक मेरी मुर्गियां जितने अंडे देंगी मैं आपको 9 रुपए में बेचूंगा, आपको 9 रुपए में बेचूंगा। मार्केट में कितने का? मार्केट में जो चीज जा रही है वो फेयर वैल्यू है। एक बंदे जो दूसरे को चीज बेच रहा है ना, अग्रीमेंट के अंदर,
ये एनआरवी है। एनआरवी इज एंटिटी स्पेसिफिक, फेयर वैल्यू इज मार्केट। ठीक है जी। अब मेरी मजबूरी है, आपके अब्बा ने कहा भाई जो कोर्स पढ़ना है आपने जो है वो एआरटीटी से पढ़ना है, या आपने जो सामान बेचना है वो एआरटीटी को बेचना है। एआरटीटी वाले आपको कम पैसे देते, 120 रुपए वाली चीज की 100 रुपए देते, 100 रुपए आपकी एनआरवी होगी। और अगर मार्केट में ले जाके बेचोगे तो 120 मिल सकते हैं, वो क्या है, वो फेयर वैल्यू। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चीजों को आगे जाने दो, अभी तुम अज्यूम करो दोनों एक ही चीज। ठीक है, ब्रोकरेज भी बताएंगे खुद क्वेश्चन में। हाँ भाई, सारी चीजों क्वेश्चन में बताएगा, आपको सिर्फ उस पर डिसीजन लेना होगा। ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, टू सेल इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 4,80,000, 480, 600 को बुक वैल्यू कहेंगे, बिल्कुल सही। बढ़े हम आगे, चलो मेरे बच्चों, अब आओ जरा एक एक चीज के ऊपर हमने अभी तबसरा करना है। हम सबसे पहले तबसरा करेंगे किस चीज के ऊपर, वैल्यू इन यूज के ऊपर। किस पे, मैंने आपको कहा ना हमारे कोर्स का 80% हिस्सा किस चीज के ऊपर है, वैल्यू इन यूज का। एनआरवी का मतलब मुझे भी नहीं पता, क्या मैंने इस पूरे जगह पे कोई एनआरवी डिस्कस किया, नहीं पता, छोड़ दो, इग्नोर करो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। ठीक है, जो चीज रेलेवेंट है उसी की बात करते हैं जी। वैल्यू इन यूज क्या काम है ना, मेरे पास एक गाड़ी है सर, अगले 3 साल तक चलेगी, और तो सुनना, कितने सालों तक चलेगी, अगले 3 साल तक चलेगी। पहले साल 200 रुपए देगी, दूसरे साल भी 200 रुपए देगी, और तीसरे साल 160 रुपए देगी। 1 2 3, तुम्हें किसने बताया कि 200 रुपए देगी गाड़ी, अंदाजा है भाई, हिस्ट्री ये बताती है कि यार गाड़ी इतनी रुपए ही दे रही है आजकल, भाई चल रही है। और आखिरी साल में चूंकि गाड़ी में काम बहुत निकलेगा तो नेट हमें कितने रुपए मिलेंगे, 160। ये अंदाजा ही। इसका मतलब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, उसमें बहुत सारे अंदाजे शामिल होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे अंदाजे शामिल होते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताओ सर कितने रुपए में मिल रहे हैं इस गाड़ी को चला के, 200 और 160। ऐसा है क्या, सबका क्यूटी पास है, पक्का क्यूटी का पेपर पास है ना भाई, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना। किसी का एग्जाम भी है तो एग्जाम आके आपने ऐसे तो नहीं कहा होगा कि यार आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज एग्जाम, और कोई क्राइटेरिया होगा ना। अब मुझे एक चीज ये बताओ, जो जो 1 रुपए तुम्हें आज मिल रहा है और 1 रुपए जो तुम्हें 1 साल बाद मिलेगा, क्या उसकी वैल्यू सेम, क्यों सेम नहीं भाई? अगर आप आज एक 10 किलो आटे का थैला लेने जाओ तो आपको मे बी 300 रुपए का मिल जाए, पता नहीं क्या रेट चले, मुझे आइडिया नहीं, कितने, 560, 800 रुपए का 10 किलो आटा, 860। ये किसी अच्छी जगह से लेता होगा यार। अच्छा चलो, चक्की का 800 रुपए का है, ठीक है जी। अच्छा चलो, तो बाकी क्या मतलब, बाकी चक्की का तो बाकी का फ्लोर बिल से आ रहा है। अच्छा चलो, यहाँ देख लो सर, तो आज एक 10 किलो आटे के थैले की वैल्यू मिसाल के तौर पर 900 रुपए, अगले साल भी यही होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं सर, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसका मतलब है रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। एक बंदा कह रहा है वैल्यू तो बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू कम हो रही है, चीज की वैल्यू बढ़ रही है। पहले यही आपको आटे का थैला कितने में मिल जाता था, 900 रुपए में, अब आप 900 रुपए लेके जाओ, कहेगा नहीं कम है, अब इसकी वो वैल्यू नहीं है जो पहले थी, अब थोड़े ज्यादा लेके आओ, अब तुम लेके जा रहे हो 1000 रुपए। इसका मतलब है बाय द पैसेज ऑफ टाइम रुपया अपनी वैल्यू क्या करता है, लूज करता है, रुपया अपनी वैल्यू, ये मानते हो, ये मानते हो। अच्छा अब सुनो जरा दोस्तों, और मेरे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी का वैल्यू इन यूज, यानी अगर मैं उसको चलाऊंगा तो मुझे पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल 400, 300 और 200 रुपए मिलेंगे। क्या सबको सिंपली ऐड कर दूं, हाँ क्या इन सबको सिंपली ऐड कर दूं, नहीं 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 नहीं, क्यों सर, मैं आज ईयर 0 पे खड़ा हूं, ईयर 0 का मतलब आज, ईयर 0 का मतलब
आज, 1 साल बाद कितने पैसे मुझे मिलेंगे, उसके 1 साल बाद कितने मिलेंगे, उसके 1 साल बाद कितने मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो मुझे पैसे मिलेंगे क्या इनकी वैल्यू सेम है। 1 रुपया यहाँ पर जो है, 1 रुपया यहाँ जो मिल रहा है और 1 रुपया जो यहाँ मिल रहा है, क्या इनकी वैल्यू सेम है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। क्या इन तीनों को ऐड कर सकता हूं, नहीं। अब हमने क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आज की वैल्यू निकालनी है। मैं आपसे कहता हूं कि हमारा रुपया हर साल 10% अपनी वैल्यू लूज कर देता है। कितने परसेंट, यानी जो चीज आज 100 रुपए की 1 साल बाद 110 की हो गई, ऐसा। यानी आपकी रुपए की वैल्यू में कमी आ रही है किस रेट से। इसका मतलब है सर 1 रुपया जो आज आपको मिल रहा है वो महंगा है, अच्छा है, बेहतर है। 1 साल बाद जो 1 रुपया मिलेगा ना, वो आज की वैल्यू का ऑलमोस्ट 90% होगा, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, जो 400 रुपए मुझे आज से 1 साल बाद मिल रहे हैं, आज इसकी वैल्यू 400 है या कम है, कम है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैं कह रहा हूं आज 350 ऐसा ही है जैसे कल 400 होंगे। तो मुझे बताओ इस 400 की आज वैल्यू कम है, कितनी कम है सर। डिस्काउंट करते हैं सर, कैसे डिस्काउंट करें, इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 प्लस 10% रेज टू द पावर 1 क्या आ रहा है, 360। इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब पता क्या, जो चीज आज 363 रुपीज की है, 1 साल बाद आपको 400 रुपए की मिलेगी। जो चीज आज 363 रुपए की है, वो आपको 1 साल बाद 400 रुपए की मिलेगी। सर फिर 300 की प्रेजेंट वैल्यू 2 से पावर कितना, 248। जो चीज 2 साल बाद 300 रुपए की होगी, आज उसकी वैल्यू 248 है। 248 की आज जो चीज मिल रही है, वो 2 साल बाद इतनी महंगी हो चुकी होगी कि 300 पे पहुंच चुकी होगी। फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना, 150, ऐसा। अब सुनो सुनो, अब बताओ सर, मैंने सारे कैश फ्लोज को, सारी वैल्यूज को आज की टर्म में ले आया, ऐसा। अब इन तीनों को ऐड कर दूं, मुझे बताओ तीनों ऐड करो तो कितने बनते, 761। मुझे बता 761, और अगर मैं इनको सिंपली ऐड कर देता तो कितना होता है, ये होता 900, ऐसा। मैं कह रहा हूं 900 3 सालों में थोड़े थोड़े करके मिले। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आज 761 रुपए मिल जाए, ऐसा। अब बताओ सर, मैं जब भी वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करूंगा, हमेशा कैसे कैलकुलेट किया करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। किससे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। सर वो क्यों, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो अभी आपने निकाली थी, ये किस दिन की है, ये आज की है। आज मार्केट में ले जाके बेचूं तो 480 का बिकेगा, तो वैल्यू न्यूज भी क्या होनी चाहिए, आज की होनी चाहिए। तो सारे कैश फ्लोज के हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ऐसा। अब बताओ वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने में पहली चीज जो हमने सीखी, जो पैसे आपको अंदाजा है कि मिलेंगे ओवर द पीरियड, आपने उनको ऐसे ही नहीं जोड़ देना है, आपने क्या करना है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ऐसा। प्रेजेंट वैल्यू निकाल के क्या होगा, सारा कैश जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो आज की टर्म्स में डिफाइन हो जाएगा, ऐसा। अब बताओ, जब मैं वैल्यू न्यूज को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये दोनों किस डेट की वैल्यूज होनी चाहिए, आज की होनी चाहिए, ऐसा। ये बात समझ आती है सर। अब सर वैल्यू न्यूज में पहली चीज लिखें कि हमने कैश फ्लोज को क्या करना है, डिस्काउंट करना है। स्टेप 1, वैल्यू न्यूज में जो कैश फ्लोज आएंगे उसका अंदाजा लगाएं। स्टेप 2, क्या कर दें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। शाबाश, कॉपी कर दें आप। अब मैं आपको दे रहा हूँ सवाल, शाबाश, काफी सारी चीज हमने कवर कर ली है। ये रेट एग्जाम में गिवन होगा बेटा, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या चीज, मैं पहला स्टेप था कि आप कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लो, पहले डिफाइन कर लो कि मैं चलाऊंगा तो मुझे कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये आपका अंदाजा होगा। और फिर आपने क्या करना है, उसको डिस्काउंट करना, ताकि आप क्या निकाल लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आज की वैल्यू निकाल लो। डन।
मुझे बताओ, दोबारा पूछ रहा हूँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहाँ से पता चलेगी? मार्केट से पता चलेगी। वैल्यू इन यूज कहाँ से पता चलेगी? खुद अंदाजा लगाएंगे, लेकिन अंदाजा लगाने के बाद हम उसको क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। डन। अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ छोटा सा, आई होप तुम लोग कर लोगे। यार तुम लोगों के पास किताब आ गई है? अब मैं इससे तुम लोगों को होमवर्क दिया करूंगा, ठीक है जी। और भाई ये तुम्हारे जो टीचर है ना आकाश साहब, ये उनकी तकलीफ है, वो इस तरह वर्कबुक बनवा के चलते हैं। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन वो चलाते हैं वर्कबुक बना के। इतनी मोटी किताब लेके कौन आएगा, मुझे ये हमेशा टेंशन होती है। इसके हर चैप्टर के शुरू में 10 पेज है खाली, इसी पे आप लिख लेना, ठीक है, ताकि ये एक ही आपके पास पलंदा हो, आपको रजिस्टर्स कैरी ना करने, ठीक है। हर सवाल के नीचे जगह दी हुई है उसको सॉल्व करने की, ठीक है। ये ले लो भाई, इसका पीडीएफ भी दे देंगे, तुम्हें को टेंशन नहीं। चलो जी, बड़े हमारे दोस्त, चलो एक सवाल सॉल्व करके देना मुझे आप लोग। तैयार हो? दूं? जब मैं रैंडमली किसी से भी सवाल पूछूंगा और नहीं आया ना, तो समझा दूंगा उसको, डांटूंगा नहीं, टेंशन नहीं। वो बच्चे ने मूड खराब कर दिया शुरू में यार। चलो जी, मेरी क्लास में अंधेरा अंधेरा हो जाता है। अब तो खैर तुम लोग दिन में आते हो, कल रात में हो, लाइट चली गई, कुत्ते बिल्लों की आवाजें आती हैं, फिर मैं खुद भी यार टाइम देता था कि निकाल लो अपने दिल की भड़ास। लेकिन ये जब आपका पढ़ा रहा है टीचर, उसके बीच में आप ये हरकत करते हो ना, ये बदतमीजी का काम। थोड़ा सा इन चीजों का लिहाज रखो। और अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो जो इल्म हासिल करने का प्रोसेस है ना, उसको आप जरा सा ऐसे रखोगे, अदब का एलिमेंट इसमें रहे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जब मैं आऊँ आप खड़े हो जाओ, सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर, नहीं ये नहीं चाहिए, ठीक है जी। लेकिन ये कि मेरी क्लास में फाइनल में बच्चे बैठते हो, नाम लेके पुकारते हैं, अहमद यार ये दोबारा समझा दे यार, क्योंकि मेरे दोस्त हैं सारे, ठीक है, स्टूडेंट्स भी थे, अब बड़े हो गए भाई, आते हैं फाइनल में, आते हैं ट्रेनिंग्स के दौरान, आते हैं लोग, मेरे क्लासमेट्स आते हैं। मैंने अब तक सीए खत्म किया 2008 में, ठीक है ना, उन क्वालिफाई हो गए थे 2008 में। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ के थे लेकिन क्वालिफाई नहीं थे, वो आते क्लास लेने की, बैठे हो, ठीक है, चल रहा है, आपको बता रहा हूँ चल रहा होता है इसी तरह, ठीक है। बाबे आते हैं लोग भाई, पेपर में आप जाओगे ना फाइनल में, आपको आसपास लोग नजर आएंगे जिनकी उम्र 45-45 साल होगी, ठीक है, बैठे हुए होंगे। मेरी अभी 37 हो गई, 38 हो गई, जनवरी में 38 हो गई, कम इन जनवरी में। रीड किस चीज की? तो मेरे माँ बाप को देनी चाहिए, मेहनत उनकी थी। हेलो, बोर्ड बनेगा दोस्त, सारी चीजें छोड़ो, यहाँ बोर्ड बनेगी। ये बुक एआरटीटी पे अवेलेबल है? नहीं बेटा, ये तवानीस में हमारी किताब हमारे पास ही है। अच्छा बोर्ड में देखो सर, मेरे पास एक एसेट का कैरिंग अमाउंट है 250 रुपए। एसेट जल्दी से बताओ, 250 रुपए किस दिन की वैल्यू? आज की वैल्यू। आज क्या तारीख है सर? आज है 1 जनवरी 2016। डन। अच्छा जी, फेयर वैल्यू इसकी है 210 रुपए। कॉस्ट टू सेल 15 रुपए। बिकेगा कितने का ये? अब बेचने जाऊं तो कितने का बिकेगा? 200 रुपए का, 210 रुपए का। लेकिन बेचने में खर्चा आएगा कितने का? तो नेट क्या मिलेगा? यानी अगर हम बेचने जाएंगे ना, तो ट्रक में डाल के लेके जाएंगे, ट्रक वाला 15 रुपए ले लेगा, ब्रोकरेज वाला ले लेगा, बचेगा हमें कितना? 190। अब आपसे कह रहे हैं वैल्यू इन यूज, ठीक है जी। अगले 4 सालों तक हमें पैसे मिलेंगे 70, 50, 50 और 40। आपसे एग्जामिनर ने कहा कि डिस्काउंट रेट है 8%। चेक करो, बताओ एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं। चलो जी, मैं इसको करवा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। स्टेप 1,
एक छोटा सा टेबल पेपर में बनाना है तुमने, ताकि एग्जामिनर को लगे कि भाई तुमने चीजें पढ़ी हुई, ठीक है। टेबल क्या है जनाब? कैरिंग अमाउंट, ठीक है जी, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है जी। रिकवरेबल अमाउंट दो चीजों से मिलके आएगा सर, कैरिंग अमाउंट, फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, ठीक है जी। इन दोनों से क्या निकलेगा हमारे पास? रिकवरेबल, ऐसा। अब सुनिए दोस्त, सबसे पहला स्टेप, कैरिंग अमाउंट हमें पता है, हाँ कितने की। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें पता है, कितना आसान है ना। अभी तुम्हें पता पड़ेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आगे कितना, 210 माइनस 15 कितना आ रहा है? 195, ये आ गया सर 190। फिर स्टेप 1 है मेरे पास, स्टेप 2 वैल्यू इन, ऐसा। किस तरह निकालूं वैल्यू इन यूज सर? सर कैश फ्लोज, कैश फ्लोज। अभी एक नशे ही उठेगा, कहेगा ये CFS क्या है, देख लेना कितना कितना 4 साल में जा रहा है, 70 50 50 50 50 और 40। मेरे बच्चों में इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं किस रेट से? 8% से। कैसे निकले? दिस डिवाइडेड बाय 1 + 8% रेज़ टू पावर 1। वन प्लस 8% रेज़ टू पावर 4। अब मुझे बताओ सर, इनकी इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यूज क्या क्या है? कुछ 39 और सकून, तसल्ली, सबर अली 65 43 39 सही, और 30। अल्लाह को मानो, 1 रुपए पे लड़ाई नहीं होगी क्लास में, ठीक है जी। इन मटीरियल चीजों के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है जी। 29 30 29 30, भाई क्या हो गया यार? कितना? 177, ऐसा। अब एक बात बताओ, चलाऊं तो क्या मिल रहा है, बेचूं तो क्या मिल रहा है? तो मुझे बताओ, इसको बेचना अफजल है या इसको चलाना अफजल है? ज्यादा पैसे किसमें मिल रहे हैं? मैं कहूं भाई मैं बेच भी दूं ना, तब भी 250 रुपए रिकवर नहीं हो, तब भी कितने रिकवर हो रहे हैं मैक्सिमम? तो बताओ मेरे पास इम्पेयरमेंट कितने की है? 50, ऐसा है। अब मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ के वैल्यू यूज होती 215, तो हम ऊपर 215 रख देते, ऐसा। व्हाट इफ के रिकवरेबल अमाउंट होती 260, हम कहते हैं इम्पेयरमेंट नहीं है, हम ये नहीं कहते कि इनकम है, गेन है, नहीं, हम क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट नहीं, बस, ठीक है जी। या तो बीमारी होती है या नहीं होती, ठीक है जी। बढ़ जाए हम आगे। अच्छा, एक स्टेप हमारा कंप्लीट। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? आसान सवाल था इसलिए जी। बड़े आशिक हुसैन, आशिक अली, तो नाम रखा किसने तुम्हारा? अबू ने रखा है। तो माशाल्लाह तबीयत वाले इंसान होंगे मेरी तरह के। चलो अच्छी बात है। बड़े हमारे दोस्त, जब हमारे खानदान में एक नाम पे पढ़ा हो रहा था, बच्ची का नाम रखते हैं लारेब। मैंने बहुत अपोज किया, मैंने कहा नहीं अजीब नाम है, छोड़ दो, नहीं रखा। परसों तरसों में कोई किसी आलिम की तकरीर सुनने थे, उसमें उसने कहा यार बच्चों के नाम अजीब रखते हैं, लारेब कोई नाम ही नहीं है, लारेब का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, बचा लिया हमने बच्चे को। आप नाम आजकल सुनो, नामों का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे एक वो साथ में हमारे होते थे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा साथिया। मैंने कहा यार कोई
बंदी भी ना, लड़का नहीं था। अच्छा चलो जी, बड़े हम दोस्त आ गए। हाँ जो साथ दे बड़े खतरनाक खतरनाक लोगों के सरनेम होते हैं, ठीक है। हाँ मैं बता भी नहीं सकता क्लास में, मेरी क्लास में नाम आ गया, मैं समझा किसी ने मजाक किया, गाली लिखी हुई थी, बाद में पता चला ये कास्ट है, ठीक है जी। बोल नहीं सकता मैं, आगे बढ़ो शाबाश। अच्छा सर सुने, अब हमारे वैल्यू न्यूज की डिटेल कैलकुलेशन सुनो, तो सुनो सारी चीजें छोड़ो। एक गाड़ी है, आपको कहा गया इसकी वैल्यू न्यूज निकालनी, किसकी? एक गाड़ी की। वो गाड़ी अगले 3 साल चलेगी, कितने साल? 3 साल चलेगी बस। गाड़ी चलाऊंगा तो कुछ पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे ना कमाने के लिए, या नहीं? खर्च करने पड़ेंगे ना। जैसे गाड़ी में क्या क्या पैसा खर्च करना पड़ेगा? पेट्रोल डालेंगे सर, मानी थोड़ी चलेगी, और सर मेंटेनेंस होगी उसकी, और 10 चीजें होंगी ऐसा। चलो जी मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ कि मैं पहले साल 4000 पैसेंजर्स को घुमाऊंगा। कितने? 4000 पैसेंजर्स को। दूसरे साल सर 3000 पैसेंजर्स को घुमाऊंगा। तीसरे साल 2500 पैसेंजर्स को हम घुमा पाएंगे, ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल, नहीं भाई ये तो पैसेंजर है, अमाउंट थोड़ी है। अच्छा, हर एक पैसेंजर से एवरेज एवरेज जो मैं फेयर चार्ज करूंगा, फेयर क्या होगा? किराया, एवरेज। हम कोई लांडी जाएगा, कोई यहाँ कटा मार्केट जाएगा, कोई होटल गली जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, हर एक के फेयर अलग होंगे। एवरेज फेयर होगा 150, कितना? अगले साल एवरेज फेयर 160 हो जाएगा, उसके अगले साल एवरेज फेयर 175 हो जाएगा। सर ये आपको किसने बताया? अंदाजा, अंदाजा। आपको भी अंदाजा है ना कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, तभी तो यहाँ बैठो। पता है? नहीं पता? नहीं पता ना, लेकिन क्या है, पता हो तो आप बैठते ही नहीं हैं। आगे बहुत सारे लोग नहीं बैठते ना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, दिमाग में रखना। इस स्टेज पे हिस्ट्री ये कहती है कि बहुत सारा बच्चा जो है सीए छोड़ देगा, ठीक है जी। अब आपने ये बस थोड़ा जो है ना वो दिमाग पर प्रेशर डाल के, काम पर प्रेशर डाल के सही निकाल ली। इस स्टेज में लोग 30 से 40% लोग सीए ड्रॉप कर देते, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी सर, अब बताओ पैसेंजर से टोटल पैसे कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे टोटल? टोटल सेल्स कितनी होगी हमारी? 6 लाख रुपए पहले साल मिलेंगे, फिर 6,40,000 पक्का? ये मेरे हिसाब से 480 होना चाहिए, 480 और 43 ऐसा। ये हमें मिलेंगे पैसे, रिसीव होंगे कैश, किससे? पैसेंजर से। तो गाड़ी में भी तो हम कुछ खर्चा करेंगे ना, हमारा सर फ्यूल लगेगा, क्या लगेगा? फ्यूल लगेगा सर। हमारा अंदाजा है कि हमारी फ्यूल की कॉस्ट होगी पहले साल 1.5 लाख की, दूसरे साल हमारी फ्यूल की कॉस्ट होगी 1,60,000 की, और तीसरे साल हमारी फ्यूल की कॉस्ट होगी 1,70,000 की। माइलेज कम होता जाएगा ना, गाड़ी जो है वो 1 लीटर में पहले 20 किलोमीटर चलती है, फिर एंड में आके जो है वो 6-7 किलोमीटर चलती है। कब? अभी हो गया हमारे फ्यूल की कॉस्ट। ये कहाँ से आपको पता चली? अंदाजा, वेरी गुड। सेल्स की फिगर कहाँ से पता चली? अंदाजा। अभी सोच रहे हैं यार इतने पैसे आएंगे, इतने जाएंगे, और मेंटेनेंस होगी गाड़ी, ठीक है जी, क्या होगी? मेंटेनेंस होगी। सर हमें लगता है कि 50,000 रुपए की मेंटेनेंस पहले साल होगी, 70,000 रुपए की मेंटेनेंस दूसरे साल होगी, और 1,10,000 रुपए की मेंटेनेंस तीसरे साल होगी। ये मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ क्यों रही है? गाड़ी जितनी पुरानी होती जाएगी उतना उसमें काम निकलेगा, ऐसा। अब सुनो, और कोई खर्चा? जो खर्चा याद आता जाएगा ना आप यहाँ लिखते जाओ, ऐसा। अब बताओ मुझे कितने रुपए मिलेंगे अगर मैं गाड़ी को इस्तेमाल करता हूँ? पहले साल 4 लाख, दूसरे साल पक्का 2.5 लाख, 2.5 लाख, फिर अच्छा इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा भाई, डेप्रिसिएशन को कैश में नहीं जा रहा ना, हमने कैश
15। पक्का सही कह रहा है हसन? अच्छा ये पैसे जो हमें मिलेंगे ये वैल्यू यूज हो गए? नहीं सर, क्या करना है इसको, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ऐसा अब ये कैलकुलेशन फैलती जाएगी, ठीक है जी, ये कैलकुलेशन अब क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी। मैं आपको बोलूंगा भाई ये काम होगा, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, पैसे आएंगे, पैसे जाएंगे, जितने पैसे आने और जाने सबको नेट करोगे तो क्या निकल आएगी, वैल्यू इन यूज। ऐसा अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, कैसे निकालें प्रेजेंट वैल्यू? तमाम लोग एआरटीटी के ग्रुप पे है ना, आज एआरटीटी के ग्रुप पे मैं 4 क्वेश्चंस आपको दूंगा और चारों का वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। क्या दूंगा? वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप सुकून से जब उसको सॉल्व करें, फंसे नहीं तो आपके पास एक वीडियो सॉल्यूशन होना चाहिए, पक्का, और उसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, अज्यूम करो 10%। सर ये रेट भी आपको पेपर में गिवन होगा, अज्यूम्ड होता है ये रेट भी। कैसे निकले सर 4 लाख की प्रेजेंट वैल्यू? 3636, चलो जी वेरी गुड सर। फिर आगे आगे जी 2066 206611, फिर आखिरी 1188। ऐसा इन सबको ऐड अप करूं तो क्या आ जाएगा, वैल्यू इन यूज। क्या आ जाएगा, वैल्यू इन यूज। क्या आ जाएगा भैया, वैल्यू इन यूज। पक्का जी 688579, पक्का। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वैल्यू इन यूज, वो सारा कैश 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 बार बार रिपीट कर, वो सारा कैश जो आपको गाड़ी को चला के ओवर 3 ईयर 4 ईयर जितनी उसकी लाइफ है उस पर जो नेट रिसीव होगा, नेट का मतलब कुछ कमाने के लिए कुछ खर्चा भी करना है, तो जो नेट मिलेगा वो हमारे लिए क्या है, वैल्यू इन यूज। ऐसा है मेरे बच्चों, ये कॉपी करने से शाबाश जी मेरा बच्चा। मेरे बेटा क्या चीज, किसको अप्रिशिएट तो हो ही रही है, हम कब कह रहे हैं कि नहीं हो रही है? वो भाई बच्चे ने कहा इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करूं, मैंने कहा नहीं। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर दूं, मेरे अल्फाज कान खोल के सुनो। जितना कैश रिसीव होगा, पे होगा, वो आपने नेट करना है, ठीक है जी। मेरे पास ये मोबाइल है, मैं खरीद चुका हूं, इसमें मजीद कैश इनकर करना है मैंने। सर मैं इसको एक मिसाल के तौर पर मैंने लगाया हुआ, मैं इसको जो है वो बच्चों को गेम खेलने के लिए देता हूँ सर, 5 रुपए घंटा के हिसाब से, ठीक है जी। तो उसको चार्ज करने का जो खर्चा है वो मेरा खर्चा, और मिलेंगे कैसे मुझे, जो बच्चों से पैसे लूंगा वो मिलेंगे, वो मेरी इनकम, ठीक है। जो पैसे आ रहे हैं कैश में और जो जा रहे हैं उनको आपने नेट करना है, जी मेरे बच्चों। बड़े भाई क्या हो गया, चलो अच्छा जी, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं एक दफा फिर, ताकि हम फिर एक स्टेप आगे जाएं, आगे क्या हम क्लास खत्म करेंगे जी। बड़े करें डिस्कस। आपको पता है इस प्रोफेशन में सबसे बेवकूफ, गधा, और वो वर्ड जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ जो अक्सर आप बोलते हैं एक दूसरे दोस्तों को, वो कौन है पता है? वो बंदा जो एक चीज समझे बगैर क्लास में बैठा है और पूरी कोशिश करे समझने की, नहीं समझ आ रहा और वो खामोश बैठा है, और उससे बड़ा गधा, बेवकूफ, और वही चीज जो मैं बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है जी। तो वो बंदा है जो एक चीज क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है वो कहीं और गुम हो जाता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने एक बंदे के साथ काम किया जो मेरा सीएफओ था, मेरे सीनियर थे, मैंने पहली जॉब उस बंदे के साथ की। उस बंदे की नॉलेज ना बहुत लिमिटेड थी, उस बंदे को ना अकाउंटिंग अच्छी आती थी, ना उसको टैक्स लॉ अच्छा पता था, ठीक है जी। लेकिन मैं एक बात नोट करता था, कंपनी में इस बंदे का नाम है भाई। अच्छा, चूंकि आप नए नए होते हैं, जवान होते हैं, आपको लगता है कि यार इस बंदे को 5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, यार मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए मिल रही है, इससे ज्यादा मेरी नॉलेज है, इससे ज्यादा मुझे काम आता है। आखिर इस बंदे में ऐसी क्या चीज है भाई जिसको लोग इतना जो है ना वो पसंद करते हैं, यार ना इसको काम आता है, साला हर एक चीज तो आगे मुझसे पूछ रहा होता है। मैंने एक चीज नोट की, एक बंदा आया हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो मीटिंग में मैं भी बैठ गया। अब मैंने उस बंदे को ऑब्जर्व करना शुरू किया।
उस बंदे में कमाल की क्वालिटी थी, उस बंदे में कमाल की क्वालिटी ये थी, वो छोटी छोटी चीज को सुनता था, गौर से सुनता था, फिर उस पर सवाल करता था, फिर उस पर सवाल करता था। वो सवाल उसका जो भी होता था ना, यकीन करो उस बंदे को आया जाए कुछ भी नहीं, लेकिन वो बंदा सिर्फ इस चीज की वजह से मतलब अपनी पूरी की पूरी कंपनी में चीजों में इंदा कि जो चीज पूछे उसको पता होती है, किस लिहाज से, ऑपरेशंस के लिहाज से, टेक्निकल काम नहीं आता उसको, लेकिन कंपनी में जो बात होती है उसको जो भी आके कोई बंदा एक्सप्लेन करके जाता है, ये सारी चीजें समझता है। उस बंदे के अंदर लिसनिंग स्किल इतनी जबरदस्त थी, मैंने उससे चीज अडॉप्ट की। मैंने कहा नहीं यार, इस बंदे से चीज सीखने वाली है, ठीक है जी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स घर पे जाके देखते हो, 50 दफा देखते हो, एक दफा तरीके से बंदे के पुत्र बन के सुन लो ना, और जहन में डाल दो चीजें, यकीन करो यहाँ से आनी हुई चीज। आप लोग, मसला ये है कि यार एक चीज चल रही होती है, कोई दिमाग गुम गई, और कि अगर सीए नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हैं? फिर क्या होगा, फिर तो कहीं और से रिश्ता आ जाएगा, हैं? कहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अम्मी का क्या होगा, अब्बा का क्या होगा। फिर तुम्हारे माँ बाप भी सबसे बड़ा जुल्म तुम्हारे साथ ये करते हैं, जब तुम पेपर देने जा रहे होते हो तो तुम पे प्रेशर इतना, पेपर देने जा रहे बेटा, वो बहन देख ले अपनी तेरे आसरे बैठी हुई, वो भाई अल्लाह के वास्ते यार, मैं आपको बता रहा हूँ सर, चीजों को सुनो अच्छे से, तो दिमाग में बैठाओ, ठीक है, कंसंट्रेशन अपनी अच्छी रखो। एक वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, घर जाके जरूर देखना। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा काम कर रहा है, वर्क एथिक्स कैसी है आपकी। कितने लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, सभी जानते हो ऐसा, कितने लोग विनोद कांबली को जानते हैं, ये डिफरेंस है। दोनों ने एक स्कूल से पढ़ना शुरू किया, एक स्कूल से क्रिकेट खेलना शुरू की। विनोद कांबली was considered a better batsman than सचिन तेंदुलकर, लेकिन सचिन की एक आदत थी कि वो क्या करता था, कॉन्सेंट्रेट और प्रैक्टिस, चीजों पे ध्यान देता था, प्रैक्टिस करता रहा। मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि एटीट्यूड, जब आप एक चीज पे पक्के हो जाते हो कि मैंने चीज करनी है, और आप अपनी सारी एनर्जी उस पर लगा देते हो ना, फिर अल्लाह आपको रिजल्ट देता है। भले आपकी चीजें कम हो, भले आप एक लिमिटेड इंसान हो, भले आपको नहीं आती हो चीजें, कोशिश करते रहो, ठीक है जी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, मैंने जब क्लास शुरू की, मैंने आपको कहा कि हमारे कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सर हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है। वो सारे एसेट जो इस तीनों डिपार्टमेंट में यूज हो रहे हैं, या हमने अदर देन प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, और उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, वो हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड। फिर हमने पढ़ना शुरू किया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। हमने पढ़ा जनाब हमारे पास ये हो सकता है कि एक एसेट हो जिसकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा आ रही है और रिकवरेबल अमाउंट कम आ रही हो। रिकवरेबल अमाउंट यानी एक एसेट को बेच के आप पैसे कमाओ या यूज करके पैसे कमाओ, दोनों में से जो ज्यादा हो वो रिकवरेबल अमाउंट है। फिर हमने ये पढ़ा जनाब वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट होती है। हमने कहा एक एसेट को आप चलाओ, उससे जितना कैश मिले वो आपका वैल्यू इन यूज है। अच्छा, कैश मिलने के लिए कुछ कैश कंज्यूम भी करना पड़ता होगा, वो कंज्यूम कैसे, मिसाल के तौर पर हमने कहा हमारी गाड़ी है, ठीक है जी, उसमें 4000 पैसेंजर पहले साल सफर करेगा, 3000 दूसरे साल सफर करेगा, 2500 तीसरे साल सफर करेगा। ये हमारी सोच अंदाजा। पैसेंजर से किराया कितना मिलेगा, एवरेज 150 रुपए। अगले साल थोड़ा किराया बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन होगी, फिर अगले साल और थोड़ा किराया बढ़ जाएगा। तीनों सालों में 6,04,80 और 4,37,500 का किराया हम रिसीव करेंगे। डन। और इस किराए को रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है जी। कोई मतलब खोता गाड़ी तो नहीं है, पेट्रोल डालना पड़ेगा इसमें, ठीक है जी। ये हमारा अंदाजा है कि हम 1.5 लाख, 1,60,000, 1,70,000 का पेट्रोल डालेंगे और गाड़ी की मेंटेनेंस होगी कितने की, 50,000, 70,000 और 1,10,000। इन सबको नेट करूं तो ये गाड़ी मुझे पहले साल 4 लाख रुपए का कैश देगी, दूसरे साल 2.5 लाख रुपए का कैश देगी, तीसरे साल 1,57,500 रुपए का कैश देगी। और इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं तो क्या पता चला मुझे कि इस एसेट से नेट आज की टर्म्स में मुझे लगभग 6,90,000 रुपए का क्या मिल रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, वैल्यू नहीं है। सीख लोगे, कर लोगे हिसाब किताब पक्का। आपको होमवर्क के तौर पे इफ्तार के बाद में क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, आप लोगों ने करने 3-4 सवाल होंगे छोटे छोटे, ठीक है जी, पक्का जी। किसी को कोई मसला, इशू, ओवरऑलिंग इसके अंदर नहीं आती है, बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।